सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से फिर कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर जीत सकता है, तू जरूर कर सकता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है तू एक बार और कोशिश कर, जरूर कर सकता है, जरूर जीत जाएगा। मुकद्दर से हार मानकर राह बदलने वालों की कमी नहीं, मुकद्दर से हार मानकर राह बदलने वालों की कमी नहीं। गुजर गए कई वीर देश के, फिर भी देशवासियों की आंखें नमी नहीं, फिर भी देशवासियों की आंखें नमी नहीं। भले ही जाहिर ना करें हम, भले ही जाहिर ना करें हम, लेकिन हम युवाओं के सीने में धधकती आग अभी थमी नहीं, अभी थमी नहीं। Hello friends, welcome back to my YouTube channel Smart Study with Sonam Punia. First of all, Happy New Year to everyone. You all must have guessed right now that what must be our topic of this video. So आप लोगों का ये सब अनरिवील करते हुए मैं बताती हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीच, हाउ टू राइट अ स्पीच। तो बच्चों, स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी ग्रामर या फिर राइटिंग स्किल्स में होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। तो उसको हम ज़्यादा देरी ना करते हुए जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको भी अभी देख लेते हैं, और स्पीच में क्या कंटेंट्स होते हैं, कैसे राइटिंग्स होती हैं और कैसे हम उसको इफेक्टिव स्पीच बना सकते हैं। फॉर दैट द ऑडियंस एंड द एग्जामिनर विल गिव यू द मार्क्स एट द फर्स्ट साइट। ओके फ्रेंड्स, तो देखो बच्चों, हमारे एग्जाम्स में जो स्पीच पूछी जाती है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 मार्क्स की होती है या फिर 8 मार्क्स की भी हो सकती है, इनवेरिएंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इफेक्टिव और एक अट्रैक्टिव स्पीच हम कैसे लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन ग्रैब द अट्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस एज वेल एज द एग्जामिनर टू। तो एक इफेक्टिव स्पीच लिखने के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। वी मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट राइट द ओपनिंग विद अ रिलेवेंट कोट व्हिच कैन हेल्प सेट द टोन ऑफ द स्पीच। देखो बच्चों, जब भी कोई स्पीच होती है, बड़े नेता की होती है, लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, उनकी जब भी कोई स्पीच होती है तो स्टार्टिंग में लोगों को कोट करते हैं। जिस भी स्पीच को कोट करने वाले हैं, जिस भी स्पीच को डिलीवर करने वाले हैं, उससे पहले उसका एक रिलेवेंट कोट बोलते हैं, वो उससे एक रिलेवेंट कोट लोगों को देते हैं ताकि लोगों को उस टॉपिक पर क्लैरिटी हो जाए कि हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और जो कोट होता है उसी से रिलेटेड वो पूरी स्पीच होती है, उसी के अंतर्गत वो पूरी स्पीच आती है कि वो जो कोट बोला है उससे कहीं इधर उधर दाएं बाएं कहीं भटके नहीं, सिर्फ वहीं उसी कोट के आसपास वो पूरी स्पीच रिवॉल्व करे। ओके बच्चों, सेकंड आता है हैव अ स्ट्रक्चर। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जरूर होता है। जैसे किसी ने अगर घर बनाया तो स्ट्रक्चर प्लान करता है पहले। अगर किसी ने एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन स्टार्ट की है तो आप लोगों का भी स्ट्रक्चर होगा, शेड्यूल होगा, टाइम टेबल होगा। वैसे ही हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक बायोलॉजी में भी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पढ़ाया जाता है कि हमारी बॉडी कैसे बनी। तो उसी वे में इन एवरी सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इज वेरी कंपल्सरी। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू जस्ट नोट दिस पॉइंट इन योर माइंड। स्ट्रक्चर कैसे होगा? लाइक फर्स्ट हमने एक कोट लिखा, सबसे पहले तो हमने स्पीच की हेडिंग लिखी, फिर हमने लिखा एक रिलेवेंट कोट, बहुत अच्छा सा कोट जो देखने में अट्रैक्टिव लगे और एंथुजियास्टिक लगे, ऐसा कोट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने स्टार्टिंग की कि इंट्रो देते हैं हम किसी भी चीज का कि ये चीज इस टॉपिक पर है। लाइक 21st सेंचुरी यूथ के बारे में अगर हम स्पीच लिख रहे हैं तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन से करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन देते हैं हम स्टार्टिंग में कि 21st सेंचुरी यूथ क्या होते हैं स्टार्टिंग में, और फिर उनके बाद में अर्लियर यूथ, फिर 21st सेंचुरी यूथ, उनके बारे में थोड़ा सा डिलीवर करेंगे हमारे स्पीच में कि इंट्रोडक्शन ये होता है। फिर आता है नीचे हमारे इंट्रोडक्शन के कि अर्लियर बिफोर 21st सेंचुरी, एंड उसके बाद लिखे हैं आफ्टर 21st इन 21st सेंचुरी एंड आफ्टर 21st सेंचुरी।
ये हमारा बीच का मिडिल पार्ट हो गया। फिर आता है कि हमारे इसमें कॉजेज और कंसिक्वेंसेस क्या हैं, कि ऐसा क्यों हुआ है। जो यूथ पहले होते थे लाइक बिफोर 21st सेंचुरी एंड इन 21st पोस्ट 21st सेंचुरी यूथ्स, ऐसा क्यों हुआ है। फिर ये कंसिक्वेंसेस और कॉजेज आ गए। फिर उसके बाद जो भी हमने स्पीच लिखी है ओवरऑल उसको हम समराइज करेंगे। फिर लास्ट में हम एक कंक्लूजन करेंगे, पूरी समरी करेंगे उस स्पीच का और उसे कंक्लूड करके लास्ट पैराग्राफ में उसे लिख देंगे। तो ये होता है एक वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पीच। फिर आता है इमेजिन द सिनेरियो एंड क्वेश्चन। कोई भी स्पीच अगर होती है तो उसमें क्वेश्चन जरूर होते हैं। लाइक अगर हम क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा इससे भी अलग हो सकता था कुछ, तो ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये सब क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन पुट अप नहीं होंगे तब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगा और ऑडियंस को भी उस चीज के रिलेवेंट जो माइंड फ्रेम होता है वो भी नहीं होगा। तो आप लोगों को देखो क्या होता है, जनरली ये होता है कि हम ऑडियंस को एक पॉइंट ऑफ व्यू डिलीवर करना चाह रहे हैं कि ऑडियंस जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ऑडियंस का उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या माइंड फ्रेम होता है। तो उसका जो माइंड फ्रेम है ऑडियंस का वो हमें फ्रेम करना होता है कि हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है श्रोतागणों, ऐसा मतलब इससे अलग भी हो सकता था, तो फिर ऐसा ही क्यों हुआ। तो ये सब हमें हमारे क्वेश्चंस भी डालने चाहिए स्पीच में। इमेजिन द सिनेरियो का मतलब होता है कि अगर हमने आर्टिकल 370 पर कोई स्पीच लिखनी है तो आर्टिकल 370 पर स्पीच लिखनी है तो पहले तो हमें सिनेरियो इमेजिन करना पड़ेगा। जो राइटर होता है वो किसी भी टॉपिक को ऐसे ही नहीं लिख देता, उसे पहले पूरा सिनेरियो इमेजिन करना पड़ता है कि ये सिनेरियो पहले के टाइम में ये था, अब के टाइम में ये है और इसका क्या कंसिक्वेंसेस है और ये और कैसे हो सकता था, इसके और क्या क्या ब्रांचेस हो सकते थे इस सिनेरियो के, इस जो पॉइंट है इसके और क्या क्या फॉर्म्स हो सकते थे। तो हमें ये सब इमेजिन करके फिर उसका एक कंक्लूड निकालना पड़ता है, फिर उसको हम अपने स्पीच में डालते हैं। फिर आता है पावरफुल स्टेटमेंट्स और फ्रेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जब भी आप कोई स्पीच लिखें तो उसमें किसी भी पॉपुलर या फिर किसी फेमस जो हमारे वीर हुए हैं उनके कोई कोट्स डाल सकते हैं या फिर उनके कोई सेंटेंसेस डाल सकते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के डाल सकते हैं, महात्मा गांधी जी के डाल सकते हैं। तो ऐसे ही जब भी आप कोई स्पीच लिखें या फिर कोई भी चीज़ लिखें तो उसमें आप फेमस कोट्स ऐड कर सकते हैं अपने जो स्पीच है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ये लगे कि इस बंदे को इस कंटेंट के बारे में नॉलेज है और इस कंटेंट के बारे में उसे नॉलेज है तो इसको मार्क्स अल्टीमेटली मिलने चाहिए। फिर आता है क्लैरिटी, इजी एंड कन्वेएबल डायलैक्ट्स। जो क्लैरिटी होती है बच्चों वो सबसे जरूरी होती है। अगर हमें कोई बात समझ नहीं आती तो फिर हम उस चीज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और सामने वाले को गलत समझते हैं। तो ये सब ना हो, कम्युनिकेशन में इजी और कम्युनिकेबल डायलैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कन्वेएबल लैंग्वेज सबसे जरूरी होती है किसी भी कम्युनिकेशन को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, अगर आप किसी को अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते हैं तो ये आपका वीक पॉइंट होता है। लेकिन राइटिंग्स में भी इसे हम छुपा सकते हैं। वो कैसे कि आपको कुछ वोकैब्स आने चाहिए। वोकैब्स कैसे, कोई हमें हार्ड वर्ड्स नहीं लेने होते, हार्ड फ्रेजेस नहीं लेने होते, हमें सिर्फ नॉर्मल वर्ड्स उठाने चाहिए। जब भी हम कोई राइटिंग करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसमें नॉर्मल वर्ड्स अगर हम लिखेंगे तो इजीली कन्वे हो जाते हैं सामने वाले को और देखने वाले को ये भी नहीं लगता कि इसे कुछ आता नहीं है और आपको जो मार्क्स मिलने होते हैं वो आपके एग्जैक्ट मार्क्स भी मिल जाते हैं बच्चों। तो आपको लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम लैंग्वेज को कैसे अपने अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लैंग्वेज को कैसे सुधार सकते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। फिर आता है फ्री फ्रॉम इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, हर बंदे के इमोशंस होते हैं बच्चों, जैसे आपके हैं, मेरे हैं, हम सबके हैं। तो उसी तरह जब कोई राइटर होता है
तो राइटर अपने इमोशंस को अनरिवील नहीं करता है, वो सिर्फ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस चीज को लिखता है, वो अपने इमोशंस उसमें ऐड नहीं कर सकता। अगर हम अपने इमोशंस उसमें ऐड करेंगे तो स्पीच कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी अपने करेक्ट पाथ से। तो जो पाथ हमने चूज किया है स्टार्टिंग में, उससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, तो सिर्फ हमें उसके ऊपर ही स्पीच लिखनी होती है, तो उसमें हमारे इमोशंस काम नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत इनफॉर्मल हो सकता है एक दो बार, लेकिन पूरे टाइम उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखें तो ये नहीं चल सकता। तो आपको हमें अपने ऑल अराउंड सबके जो हमारे आसपास होते हैं उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू लिखने होते हैं, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने इमोशंस को रिवील करना होता है। ठीक है, फिर आता है द मैसेज ऑफ द स्पीच शुड बी डेफिनेट एंड रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। ये जो अभी मैंने बताया वही सेम पॉइंट था कि जो मैसेज होता है स्पीच का वो कन्वे होना चाहिए। लाइक आपने कोट तो कुछ लिखा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में स्पीच में आपने कुछ अलग ही लिख दिया। कोट तो आपने लिखा यूथ 21st सेंचुरी का, फिर आपने स्पीच लिख दिया आर्टिकल 370 की, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्पीच होती है इसमें जो हम स्टार्टिंग करते हैं उससे हमें नहीं भटकना होता है। जो हमने स्टार्टिंग ली है उसी के ऊपर हमें चलते जाना है और एंड तक उसी को कंक्लूड करना होता है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक्ड। और बच्चों अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी।